अहम खबर जम्मू कश्मीर के पुलवामा से। वापुरा पुलवामा में आईईडी बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बीती शब कब्रिस्तान से आईईडी बरामद की। बाद में बीडीएस स्क्वाड ने इसे नाकारा बनाया। तो अहम खबर जम्मू कश्मीर के पुलवामा से। वापुरा पुलवामा में आईईडी बरामद की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बीती शब कब्रिस्तान से आईईडी बरामद की। बाद में बीडीएस स्क्वाड ने इसे नाकारा बनाया। सीधे रुख करेंगे पुलवामा का। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी बिलाल खान। बिलाल, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बीती शब कब्रिस्तान से आईईडी को बरामद किया, इसे नाकारा भी बनाया गया, क्या कुछ तफसीलात? देखिए हिना, ये जो इंसिडेंट है ये सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़ा जो मिलिटेंट अटैक था हादसा था वो टाल दिया है। श्रीनगर निवास श्रीनगर रोड है बस के नजदीक है कब्रिस्तान है, वहीं पर ये प्लांट की गई थी ये आईडी और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही थी। तो लेकिन रात को ही जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस के इसकी इतला मिली उसके बाद इलाके का मुहासरा किया गया और आईडी को पाया गया और जो ही और फिर बम डिस्ट्रिब्यूशन स्क्वाड जो है पुलवामा का जो स्क्वाड है उनको तलब किया गया और उन्होंने आईडी को नाकारा बना दिया गया। इस सिलसिले में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस इलाके में कुछ अफराद की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है जिनसे पूछताछ चल रही है। अभी तक इसमें तहकीकात जो है वो पुलिस कर रही है आईडी को, लेकिन जो कहा जाता है यही जो आईडी है ये काफी बिजी रोड है यहाँ पर पुलवामा से जो श्रीनगर का काफी अहम रोड है, तो इस पे सिक्योरिटी फोर्सेस का भी गुजर होता है और आम शहरियों का भी गुजर होता है और कई अफसर का भी रोड से गुजर होता है। तो कहीं ना कहीं यह बड़ा हादसा जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज डाल दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल खान तमाम तर तफसीलात के लिए। तो जम्मू कश्मीर के पुलवामा से ये अहम खबर तफसीलात दे रहे थे हमारे नुमाइंदे बिलाल खान कि वापुरा पुलवामा में आईईडी बरामद की गई और सिक्योरिटी फोर्सेस ने बीती शब कब्रिस्तान से आईईडी बरामद की और बाद में बीडीएस स्क्वाड ने इसे नाकारा बना दिया। तो अहम खबर जिस तरह से हमारे साथी बिलाल बता रहे थे कि वापुरा पुलवामा में आईईडी को बरामद किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बीती शब कब्रिस्तान से इसको बरामद किया और बाद में जो बीडीएस स्क्वाड है उसने इसे नाकारा बनाया। जिस तरह से बिलाल खान बता रहे थे कि एक अहम कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली, बीडीएस स्क्वाड ने जिस तरह से इस आईडी को नाकारा किया। वापुरा पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कल रात कब्रिस्तान से आईडी बरामद की और फिर बीडीएस स्क्वाड ने इसे नाकारा बनाया। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आप देख सकते हैं और हमारे साथी बिलाल भी जिस तरह से बता रहे थे कि वापुरा पुलवामा में आईडी बरामद की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बीती शब कब्रिस्तान से आईडी को बरामद किया और बाद में बीडीएस स्क्वाड ने इसे नाकारा बनाया। में हुए आरटीआई जोहत्कार पर हमले के मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस की 4 टीमें कसूरवारों को दबोचने के लिए लगातार छापे मार रही हैं। हमला 21 दिसंबर को हुआ था। नामालूम हमलावरों ने जोहत्कार पर हमला किया। बुरी तरह जख्मी आरटीआई जोहत्कार के पैरों में कीलें ठोक दी गईं। शदीद जख्मी जोहत्कार का जोधपुर के अस्पताल में इलाज जारी है। हमला 21 दिसंबर को किया गया था। उसके बाद में उनको प्राथमिक उपचार के लिए बालोतरा ले जाया गया, फिर वहां से हायर सेंटर एमडीएम हॉस्पिटल जोधपुर रेफर कर दिया गया। एडिशनल एसपी साहब बाड़मेर उनसे मिलने गए हैं
वहाँ से उन्होंने बताया कि वो आउट ऑफ डेंजर हैं, उनका इलाज प्रॉपर्ली चल रहा है। इसमें हमने जो गंभीरतम धाराएं हैं उसमें अभियोग पंजीबद्ध कर लिया है। 4 टीमें अलग अलग गठित करके, जिसमें तकनीकी टीम भी शामिल है और अन्य थाने के थानाधिकारी भी शामिल हैं, उनको घटनास्थल पे भी भेजा है ताकि जल्द से जल्द आरोपियों की पहचान कर उनको गिरफ्तार किया जा सके। इन्होंने कुछ एक सूचनाएं दी थी पुलिस को और आरटीआई के थ्रू किसी उसको, तो संभवतः उससे खफा होकर लोगों ने ये किया है। तो इस चीज़ की बहुत सूक्ष्म और गहन अनुसंधान पूरा किया जाएगा। और सीधे रुख करेंगे बाड़मेर का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे प्रेमदान। बेहद डरावने वाली ये तस्वीरें सामने आई हैं और सबसे अहम बात यह कि अभी तक कोई इसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है। तफ्तीश में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, कहां पर इसका नोटिस लिया गया? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह घटना जो है ये गिरा थाना क्षेत्र के परव गांव की है, जहां पर जो ये पीड़ित है ये जोधपुर से बाड़मेर अपने गांव जा रहा था। तो बस से उतरने के बाद में इसका अपहरण कर लिया गया। अपहरण करने के बाद में देर शाम जब तक इसके साथ मारपीट और मारपीट के साथ में इसके पांवों में कीड़े और सरिये, इस तरीके का बहुत ही दर्दनाक जो क्रूर जिसे कह सकते हैं, इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया है। रात के अंधेरे का फायदा जैसे ही सूचना मिली पुलिस को, उससे पहले आरोपी मौके से फरार हो गए थे। हालांकि मैं बताना चाहूंगा कि कुछ संदिग्धों को पुलिस ने उठाया है, उनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक मुख्य आरोपी जो है, जो इस वारदात में जो शामिल लोग थे, उनमें से कोई भी अभी तक पुलिस के हाथे नहीं चढ़ा है। लेकिन लगातार अलग अलग टीमें गठित करके पुलिस अधीक्षक जो है उसके निर्देशानुसार दबी से दी जा रही है ताकि तत्काल प्रभाव से आरोपियों की गिरफ्तारी हो सके। इसमें सबसे अहम बात यह है कि आरटीआई एक्टिविस्ट ने अवैध शराब के खिलाफ कुछ शिकायतें की थी, जिसकी पुलिस ने उस पर कार्रवाई की थी। उसके बाद से जो ये आरोपी है ये बहुत ही ज्यादा खफा थे और इसको खुली धमकियां भी मिली थी। इसके बाद में इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया है। जी हिना, प्रेमदान, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इनकी अभी तबीयत कैसी है, क्या इनकी हालत है मेडिकल तौर पर? और दूसरी अहम बात ये कि इतना बड़ा वाकया हो गया, क्या अभी तक हुकूमत की तरफ से, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई बयान सामने आया है? देखिए, ये घटना के बाद में ही पुलिस अधीक्षक ने इस पूरे मामले में सफाई भी दी थी। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए सबसे पहली प्राथमिकता जो पुलिस की थी वो ये थी कि जो पीड़ित है इसका इलाज बेहतर कराया जाए। तो पुलिस की निगरानी में इनका इलाज जो है ये जोधपुर में चल रहा है, जोधपुर के एमडीएम हॉस्पिटल में चल रहा है, जहां पर सबसे बड़ी बात यह है, जो अभी सुबह हमारे पुलिस अधीक्षक से बात हुई, उनका कहना है कि जो पीड़ित है वो आउट ऑफ डेंजर है, क्योंकि वो खतरे से बाहर है। उसके 2 पांव तोड़ दिए गए हैं, 1 हाथ में तोड़ दिया गया है। ऐसे क्रूर वारदात, क्योंकि शरीर के कई अंगों पर उसके गंभीर घाव है और कीले तक उसके शरीर में। जी प्रेमदान, तो देखना अहम होगा कि चैनल पर ये न्यूज दिखाए जाने के बाद अब आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। कांग्रेस लीडर और साबिक अक़लियती वजीर आरिफ नसीम खान ने खत लिखकर मुस्लिम रिजर्वेशन का मुतालबा किया है। कांग्रेस लीडर आरिफ नसीम खान ने बाला साहब थोराट को खत लिखकर मुतालबा किया कि एमवीए हुकूमत मुसलमानों के लिए मुलाजमतों और तालीम में 5% रिजर्वेशन बगैर किसी ताखीर के नाफिज करे। कांग्रेस एनसीपी हुकूमत के दौर में मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन दिया गया था, लेकिन बीजेपी हुकूमत के दौर में इस मामले में ऑर्डिनेंस नहीं लाया गया और ये रिजर्वेशन मुस्लिम समाज को नहीं दिया गया। ऐसा है कि ये सरकार जो है मराठा, ओबीसी और मुस्लिम, ये तीनों को आरक्षण देना चाहती है, लेकिन मसला कई दिनों से जो है वो कोर्ट में चल रहा है। एक बार कोर्ट रिजॉल्व हो जाएगा तो तीनों जन को जो है वो रिजर्वेशन दिया जाएगा। हमारे साथ खुद मौजूद हैं मोहम्मद आरिफ नसीम खान साहब, जो कि साबिक काबीनी वजीर हैं। सर, आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू में, और आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने एक बार फिर से इस मामले को उठाया है, कमी कहाँ आपको लग रही है? कहीं न कहीं इसकी कोशिश होनी चाहिए और ये रिजर्वेशन बहाल होना चाहिए जो 2014 में मुसलमानों की पसमानदगी की बुनियाद पर दिया गया था। जी। आज 5 साल बीजेपी की क़यादत की सरकार 14 से 19 तक थी और बीजेपी का मंसूबा आप जानते हैं, मुल्क के आवाम जानती है कि फिरका परस्ती की बुनियाद पर ये फैसले करते हैं और काम करते हैं। लेकिन 2019 में कांग्रेस पार्टी ने
शिवसेना और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार महाराष्ट्र में बनवाई और उसके पीछे मकसद ये था कि सभी कौमों को बराबर का इंसाफ मिले, उनको तामीर और तरक्की में बराबर का हिस्सा मिले और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो की बुनियाद पर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाई गई। लेकिन अफसोसनाक है कि कहीं न कहीं 2 साल हो गया, इस पे अभी तक कोई शुरुआत या कोई बहस तक अभी तक शुरू नहीं हुई है कि कब करेंगे, कैसे करेंगे। लोगों में बेचैनी पाई जा रही है, बहुत शिकायतें मैं महाराष्ट्र के अलग अलग तंजीमों के लोगों ने मुझसे काफी पिछले कई महीने से बात कर रहे हैं, लोग मुलाकात कर रहे हैं और लोग नाराजगी जता रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि 1.5 साल कोविड का पीरियड था और उस दौरान समझा जा सकता है कि सभी सरकारों को फैसले लेने में और काम करने में दुश्वारी आ रही है। लेकिन अब कहीं न कहीं वक्त है कि सरकार इस पे गौर करे, क्योंकि मुंबई हाई कोर्ट ने भी जायज ठहराया था उस रिजर्वेशन को और सरकार उस पर गौर करके और फौरन उसको लागू करे ताकि महाराष्ट्र के मुसलमानों को एक इंसाफ दिया जा सके, जो हम लोगों ने पिछले इंतखाबात के में वादा किया था, अपने मैनिफेस्टो में जारी किया था। और एनसीपी जो हमारे साथ है उसने भी वादा किया था। तो हम दोनों ही इस सरकार में शामिल है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने लोगों को आईना भी दिखाएं, अगर कहीं कोई कमी है तो उसको दूर करें और लोगों को इंसाफ दिलाएं। और इसलिए हमने कांग्रेस के सभी लीडरों को, सिर्फ 12 खोराक ही नहीं, जितने भी हमारे 12 वजीर हैं, 12 वज़राओं को लिखा गया है और सभी एमएलए जो हैं हमारे असेंबली के, उनको भी लिखा गया है कि अक़लियत से मुंसलिक जो भी मामलात हैं, जो स्कीमें हैं, उसको मजबूती से लागू करवाया जाए और मुस्लिम रिजर्वेशन को लागू करने के लिए सब कोशिश करें। जी, और यकीनन ये कोशिश जो है ये काबिल सताइश है कि कम से कम ये मामला मंजर आम पर फिर से लाया तो गया। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या ये वो वक्त नहीं आ गया है कि सभी को एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर इस सिमत आगे कदम बढ़ाना है? नहीं, बिल्कुल सबने कोशिश करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। सिर्फ सियासत करने से, बात करने से काम नहीं चलेगा, काम चाहिए, काम होना चाहिए। हम लोग उस पहल के लोग हैं कि लोगों को आवामी सतह पर लोगों के काम हो और उसको मजबूती से, अगर कहीं कोई कोताही है, भले कोताही हमारी ही सरकार से अगर होती है तो उसे आईना भी हमें दिखाना चाहिए और अपनी ही सरकार से लड़ झगड़ कर अपने लोगों को इंसाफ दिलाने की कोशिश करनी चाहिए और वो कोशिश हम लोग कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 उर्दू से बात करने के लिए, अपनी तमाम जो आपकी बातें थी वो हमारे नाज़रीन के सामने रखने के लिए। तो नाज़रीन, हमारे साथ थे ये मोहम्मद आरिफ नसीम खान साहब, जिनसे हम लगातार बात कर रहे थे और इस पर अब क्या कुछ रद्द-ए-अमल आता है उससे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, जल्द लौटेंगे। एक और अहम खबर, पत्थरबाजी से सरकारी और अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ बनाए जा रहे कानून पर एमपी असेंबली में आज बहस होगी। हुकूमत के जरिए गुज़िश्ता साल 25 दिसंबर को पेश आए पत्थरबाजी के वाक़यात के बाद कानून बनाने का ये ऐलान किया गया था। हुकूमत के जरिए असेंबली में कल बिल पेश किया गया था जिस पर आज बहस होना है। असेंबली में बिल पास होने के बाद मध्य प्रदेश में इसका बाकायदा निफाज भी कर दिया जाएगा। हुकूमत के जरिए पत्थरबाजी से होने वाले नुकसान और दीगर मामलात को लेकर एक ट्राइब्यूनल भी बनाने का फैसला किया गया। हुकूमत पत्थरबाजी को रोकने के लिए जहां इस कानून को जरूरी समझती है, वहीं अपोजिशन और समाजी तंजीमें इसे गैर जरूरी भी करार दे रहे हैं। पटल पे यह विधेयक रखा गया है। जो लोग शासकीय संपत्ति को, सार्वजनिक संपत्ति को, निजी संपत्ति को, व्यक्तिगत संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, किसी आंदोलन में, किसी प्रदर्शन में, किसी जलूस में, ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कानून बनाने का मध्य प्रदेश की सरकार ने तय किया है। जैसे हमारे उज्जैन के अंदर 25 दिसंबर को पिछले साल घटना हुई, जैसे 1 अप्रैल को इंदौर में घटना हुई, डॉक्टर लोग इलाज करने गए और उन पर पत्थर फेंके, जबकि उस समय भयानक कोविड का संकट था। लोगों की जान बचाने जो गए थे उन पर ही पत्थर फेंक दिए। तो ऐसे लोग जो पत्थर फेंकते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, इनके घरों के पत्थर निकाले जाएं, कितने पत्थर हैं। ऐसे लोगों को जो कानून तोड़ते हैं,
उनकी नजर में कानून का भय हो। सीधे रुख करेंगे भोपाल का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम। मेहताब, पत्थरबाजी को लेकर बनाए जा रहे कानून पर आज बाकायदा बहस होना है। हुकूमत का अपना मौक़िफ है, अपोजिशन और समाजी तंजीमें कुछ और बात कह रही हैं। है ना, इसकी वजह यह है कि हुकूमत का जो मौक़िफ है उसमें सच्चाई नहीं दिखाई दे रही है सियासी पार्टियों को और समाजी तंजीमों को। इसकी वजह यह कि जो है गृह मंत्री जो वजीर दाखिला ने अभी जो बयान न्यूज़ 18 के जो है सामीन नादरीन ने देखा है, उसमें देखिए उन्होंने 25 दिसंबर को उज्जैन का वाकया अपने हवाला दिया, इंदौर की बात उन्होंने की। लेकिन अभी पिछले दिनों तकरीबन 15 दिन पहले मध्य प्रदेश के विदिशा में मिशनरी स्कूल पर एक दूसरी तंजीम के लोगों ने पत्थरबाजी की, लेकिन उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो समाजी तंजीमों का इल्जाम यह है कि क्या कपड़े देखकर शनाख्त की जाएगी या जुर्म की बुनियाद पर कार्रवाई की जाएगी। उनका दूसरी बात ही उनका एक और भी एतराज है, वो एतराज है कि अगर किसी शख्स ने, किसी फर्द ने किसी घर के पत्थरबाजी की है तो उसकी सजा उसके घर वालों को क्यों मिले, क्योंकि घर जिसके नाम पर है उसके वालिदैन या किसी और के नाम पर होता है, लड़का उसमें रह रहा है। तो सवाल ये है कि अगर एक घर शख्स ने की है तो सजा उसको मिलनी चाहिए, पूरे घर को तोड़ा क्यों जाएगा। और इसी के साथ साथ जो है वो लोग जो है जो लफ्ज जो इस्तेमाल किया गया भीड़ तंत्र का, एक भीड़ आती है और किसी को मार के चली जाती है और वहां पर कोई कार्रवाई नहीं होती, हुकूमत खामोश रहती है। अगर मंदसौर की बात करें तो नीमच की जो है पिछले 4 महीने पहले जो वहां पर वाकया है, एक शख्स को गाड़ी के पीछे खींचकर जो है उसको मारा दिया जाता है, लेकिन वो शख्स आदिवासी रहता है, तो उसके मारने वालों के खिलाफ जो खाती हैं उनके घर तो तोड़े जाते हैं। लेकिन इंदौर में, उज्जैन में, राजगढ़ में जी, तो बहरहाल देखना अहम होगा कि बहस जब होती है उस वक्त क्या कुछ वहां पर जो नुकात हैं वो लाए जाएंगे। हम आपसे आगे भी इस सिलसिले में अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। इंतखाबात के पेश नजर इलेक्शन कमीशन की अहम मीटिंग 28 और 29 दिसंबर को हो सकती है। इलेक्शन कमीशन की ये मीटिंग, आपको बताएं कि यूपी असेंबली इंतखाबात को लेकर तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। तो बेहद अहम खबर, यूपी इंतखाबात के पेश नजर इलेक्शन कमीशन की अहम मीटिंग 28 और 29 दिसंबर को हो सकती है। इलेक्शन कमीशन की ये मीटिंग, आपको बताएं कि इसमें यूपी में इंतखाबात को लेकर तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। तो बेहद अहम खबर, यूपी असेंबली इंतखाबात को लेकर इलेक्शन कमीशन ईसी की अहम मीटिंग 28 और 29 दिसंबर को हो सकती है और इसमें बाकायदा तौर पर यूपी असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी तारिक कमर। तारिक, बेहद अहम इस इलेक्शन कमीशन की मीटिंग को माना जा रहा है क्योंकि जिस यूपी असेंबली इंतखाबात को लेकर तमाम तर कवायद हो रही हैं, बाकायदा उनकी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। हाँ देखिए, इम्कानात रोशन है कि 28-29 तारीख में कुछ ऐसा ऐलान हो जिससे ये तयशुदा अमर सामने आ जाए कि किस अंदाज से इलेक्शन होना है, क्या कुछ किया जाना है, क्या हिदायत जारी की जानी है, तारीखें क्या रहेंगी। हालांकि देखिए बहुत ज्यादा अभी इम्कानात ऐसे नहीं कि कोई फाइनली या मतलब हतमी कोई शक्ल अभी दी जाएगी। ताहम इतना जरूर है कि ये जो मीटिंग है इसमें मुशाहिदात और तजुर्बात के पेश नजर और फिर यह है कि हालात और उसके तकाजों के पेश नजर जो फैसले किए जाने वो बहुत अहम रहेंगे। आपने देखा है कि तमाम सियासी जमातें उत्तर प्रदेश में सरगर्म अमल हैं और बिलखुसूस बरसर इक़्तिदार जमात और समाजवादी पार्टी के ताल्लुक से जिस अंदाज की रैलियां और ये तमाम रोड शोज चल रहे हैं, इसने पूरे माहौल को सियासी माहौल में तब्दील कर दिया है। और अब जैसा कि आपने बताया तो हमारे नाज़रीन को बताते रहे हैं कि देखिए जो अहम क़यादत है बीजेपी उसकी उसने वो रुख कर लिया है उत्तर प्रदेश का। अब मुसलसल प्रोग्राम हो रहे हैं अमित शाह के भी, वजीर आजम के भी, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के जी। तो काफी अहम रहने वाली है इलेक्शन कमीशन की ये मीटिंग। तारीखों के ताल्लुक से लगातार हम अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक कमर तमाम तर तफसीलात के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने न्यूज़ 18 उर्दू के साथ खुसूसी बातचीत के दौरान डीलिमिटेशन और दीगर सियासी मामलात पर अपनी पार्टी के मौक़िफ़ को वाज़ेह किया। उनका कहना है कि कई सियासी जमातें डीलिमिटेशन की मुनासबत से नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बना रही हैं। उमर अब्दुल्ला ने ताहम मीटिंग में अपनी पार्टी के अरकान की शिरकत का दिफा किया। न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम। डीलिमिटेशन कमीशन के प्रपोजल्स को लेके जम्मू कश्मीर में हर तरफ बहस चल रही है
कुछ इल्ज़ाम तराशियाँ भी जारी हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर, साबिका जम्मू कश्मीर रियासत के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब। उमर साहब, आपका खैर मकदम। शुक्रिया। जब से डिलिमिटेशन कमीशन के प्रपोजल्स की बात आई है और 6 सीट जम्मू में और 1 कश्मीर में, आपकी पार्टी पे इल्ज़ाम लग रहा है कि आपने एक ऐसे अमल को जिसको आपने पहले इलिजिटिमेट कहा, गैर कानूनी कहा, उसमें आपके मेंबरान ने जाके उसको लेजिटिमाइज कर दिया, कानूनी जवाब पेश किया। आप क्या कहेंगे? हमने डिलिमिटेशन कमीशन को वही कहा जो हम बाहर लोगों को कहते हैं, और जो लोग हम पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं उन लोगों की आदत है नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाना। अगर हमारी गैर मौजूदगी में ये रिपोर्ट पेश किया गया होता तो यही लोग हमें कहते कि देखना अब ये एक मौका था, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले 3 मेंबर कश्मीर के थे, उन्होंने जाके कश्मीर की बात क्यों नहीं की। वहाँ कश्मीर जो है मेज़ पे जो है उनकी कोई नुमाइंदगी नहीं रही। जम्मू के 2 मेंबर थे, कश्मीर का कोई था नहीं। तो जब हम वहाँ पे गए, अब ये लोग कहते हैं आप वहाँ गए क्यों। अब हमारा जाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि यहाँ के लोगों की बात जो है वहाँ तक पहुँच जानी चाहिए। और इससे साथ साथ मैं कहता हूँ सिर्फ कश्मीर की बात नहीं, जम्मू में भी कुछ लोग इस रिपोर्ट से नाराज़ हैं। नाज़रीन, उमर अब्दुल्ला से पूरी बातचीत देखिए 12:26 पर। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। टीका लगा,